जब कैलाश को नींद आने लगी तब वह उठकर लॉन पर लौट गया और लेट गया। बहुत देर तक उसे नींद नहीं आई। वह सुधा की तकलीफ़ों के बारे में सोचता रहा। उधर सुधा बहुत देर तक करवटें बदलती रही। यह 2 दिन सपनों की तरह बीत गए और कल वह फिर चली जाएगी चंदर से दूर, न जाने कब तक के लिए। सुबह से ही सुधा बुझ जैसी गई थी। कल तक जो उसमें उल्लास वापस आ गया था वो कैसे कैलाश की छा ने ही ग्रस्त लिया था। चंदर की कॉलेज का आखिरी दिन था। चंदर कैलाश को ले गया और अपने मित्रों से, प्रोफेसरों से उसका परिचय करा लाया। एक प्रोफेसर जिनकी आदत थी वे कांग्रेस सरकार से संबंधित हर व्यक्ति को दावत जरूर देते थे, उन्होंने कैलाश को भी दावत दी क्योंकि वह सांस्कृतिक मिशन में जा रहा था। वापस जाने के लिए रात की गाड़ी तय रही। हफ्ते भर बाद ही कैलाश को जाना था। अंततः वह ज़्यादा नहीं रुक सकता था। दोपहर का खाना दोनों ने साथ खाया। सुधा महराजिन का लिहाज करती थी, अतः वह कैलाश के साथ खाने नहीं बैठी। निश्चित हुआ कि सभी से सामान बांध लिए जाए ताकि पार्टी के साथ सीधे स्टेशन जा सके। जब सुधा ने चंदर की लाई हुई कपड़े कैलाश को दिखाए तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कपड़े रख लिए और चंदर से जाकर बोला, अब जब तुमने लेने देने का व्यवहार ही निभाया है तो यह बता दो तुम बड़े हो या छोटे। क्यों? चंदर ने पूछा। इसलिए कि बड़े हो तो पैर छू जाऊं और छोटे हो तो रुपया देकर जाऊं, कैलाश बोला। चंदर हंस पड़ा। घर में दोपहर से ही उदासी छा गई। न चंदर दोपहर को सोया, न कैलाश और न सुधा। शाम को पार्टी में सब लोग गए। वहाँ से लौटकर आई तो सुधा को लगा कि उसका मन अभी डूब जाएगा। उसे शादी में भी जाना इतना नहीं अखरा था जितना आज अखर रहा था। मोटर पर सामान रखा जा रहा था तो वह खंबे से टिककर खड़ी रो रही थी। महराजिन एक टोकरी में खाने का सामान बांध रही थी। कैलाश ने देखा तो बोला, क्यों रो रही हो? छोड़ जाए तुम्हें यहीं, चंदर से संभलेगा। सुधा ने आंसू पोंछकर आंखों से उसे डांटा। महराजिन सुन रही है कि नहीं? मोटर तक पहुँचते पहुँचते सुधा फूट फूट कर रो पड़ी और महराजिन से गले लगाकर आंसू पोंछने लगी। फिर बोली, रो न बिटिया, अब छोटे बाबू का ब्याह कर दे तो 2 दिन महीना आय के रह जाओ तो हर सांस छोड़ी की। सुधा ने कुछ जवाब नहीं दिया और 5 रुपये का नोट महराजिन के हाथ में थमाकर आगे बैठ गई। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई थी। सेकंड क्लास में चंदन ने इन लोगों का बिस्तर लगवा दिया, सीट रिजर्व करा दी। गाड़ी छूटने में अभी घंटा भर देर थी। सुधा की आंखों में विचित्र सा भाव था। कल तक की दृढ़ता, तेज उल्लास बुझ गया था और अजब सी कातरता आ गई थी। वह चुप बैठी थी। चंदन ने जब नहीं देखा गया तो वह उठकर प्लेटफॉर्म पर रहने लगा। कैलाश भी उतर गया। दोनों बातें करने लगे। सहसा कैलाश ने चंदर के कंधे पे हाथ रखकर कहा, हाँ यार, एक बात बहुत ज़रूरी थी। क्या? इन्होंने तुमसे बिनती के बारे में कुछ कहा था? कुछ कहा था तो क्या सोचा तुमने? मैं शादी वादी नहीं करूँगा। दोनों लौटकर कंपार्टमेंट में बैठ गए। सुधा बोली, तो सितंबर में आओगे ना चंदर? हाँ हाँ जरूर से, फिर वक्त कोई बहाना न बना देना। जरूर आऊँगा। कैलाश उतर कर कुछ लेने गया तो सुधा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछकर झुककर चंदर के पांव छू लिए और रोकर बोली, चंदर, अब बहुत टूट चुकी हूँ, अब हाथ न खींच लेना। उसका गला रुक गया। चंदन ने सुधा के हाथों को अपने हाथ में ले लिया और कुछ भी नहीं बोला। सुधा थोड़ी देर तक चुप रही, फिर बोली, चंदर, चुप क्यों हो? अब तो नफरत नहीं करोगे? मैं बहुत अभागी हूँ देवता। तुमने क्या बनाया था
और अब क्या हो गई, देखो अब चिट्ठी लिखते रहना, नहीं तो सहारा टूट जाता है। और फिर वह रो पड़ी। कैलाश आया, कुछ किताबें और पत्रिकाएं खरीद वापस आ गया। दोनों बैठकर बातें करते रहे। यह कि जब कैलाश लौटेगा तो बजाय बम्बई से सीधे दिल्ली जाने का वह प्रयाग से होता हुआ निश्चित हुआ जाएगा। गाड़ी चली तो चंदर ने कैलाश को बहुत प्यार से गले लगाया। तब तक गाड़ी प्लेटफॉर्म के अंदर रही। सुधा सिर निकाले झांकती रही। प्लेटफॉर्म के बाहर पीली चांदनी में सुधा फहराता हुआ आंचल दिखता रहा। धीरे धीरे वह सफ़ेद बिंदु बनकर अदृश्य हो गया। गाड़ी एक विशाल अजगर की तरह चांदनी में रेंगती चली जा रही थी। जब मन में प्यार जाग जाता है तो प्यार की किरण बादलों में छिप जाती है। अजब सी चंदर की किस्मत। इस बार तो सुधा गई थी तो उसके तन मन में एक गुलाबी नशे में सराबोर कर गई थी। चंदर उदास नहीं था, वह बेहद खुश था। खूब घूमता था और गर्मी के बावजूद खूब काम करता था। अपने पुराने नोट्स निकाल लिए थे और एक नई किताब की रूपरेखा सोच रहा था। उसे लगता था कि उसका पौरुष, उसकी शक्ति, उसका ओज, उसकी दृढ़ता सभी लौट आया है। उसे हरदम लगता कि गुलाबी पंखुड़ियां की एक छाया उसकी आत्मा को चूमती रही है। जब वह कभी लेटता तो उसे लगता कि सुधा फूलों के धनुष की तरह उसके पलंग के आर पार पार्टी पर हाथ टेके बैठी है। उसे लगता कमरे में अब भी धूप की सौरभ लहरा रही है और हवाओं में सुधा के मधुर कंठ के श्लोक गूंज रहे हैं। 2 ही दिन में चंदर को लग रहा था कि उसकी जिंदगी में जहाँ कुछ टूट फूट गया है वह सब संभल रहा है। वह सब अभाव धीरे धीरे भर रहा है। उसके मन का पूजा गृह खंडहर हो चुका था। सहसा उस पर जैसे किसी ने आंसू छिड़कर जीवन के वरदान से अभिषिक्त कर दिया था। पत्थर के बीच दबकर पिसे हुए पूजा गीत फिर से सरस्वर हो उठे थे। मुरझाए फूल पूजा फूलों की पंखुड़ियां में फिर रस छलक आया था और रंग चमक उठे थे। धीरे धीरे मंदिर का कंगूरा फिर सितारों में समझौता करने की तैयारी करने लगा था। चंदर के नसों में वेद मंत्रों की पवित्रता और ब्रज की वंशी मधुराई पलकों में पलकें डालकर नाच उठी थी। सारा काम जैसे वह किसी अदृश्य आत्मा की आज्ञा से करता था। वह आत्मा सिवा सुधा की और भला किसकी थी। वह सुधामय हो रहा था। उसके कदम कदम में बात बात में सांस सांस में सुधा का प्यार फिर से लौट आया था। तीसरे दिन बिंती का एक पत्र आया। बिंती ने उसे दिल्ली बुलाया और मामा जी डॉक्टर शुक्ला भी चाहते थे कि चंदर कुछ दिन के लिए दिल्ली आ जाए तो अच्छा है। चंदर के लिए कुछ कोशिश भी कर रहे थे। उसने लिख दिया कि वह मई के अंत में या जून के प्रारंभ में आएगा और बिंती को बहुत बहुत सा स्नेह। उसने सुधा के आने की बात नहीं लिखी क्योंकि कैलाश ने मना किया था। सुबह चंदर गंगा नहाया, नई पुस्तकें पढ़ता, अपने नोट्स दोहराता, दोपहर को सोता और रेडियो बजाता। शाम को घूमता और सिनेमा देखता, सोते वक्त कविताएं पढ़ता और सुधा के प्यार के बादलों में मुंह छिपाकर सो जाता। जिस दिन कैलाश जाने वाला था उसी दिन उसका एक पत्र आया कि वह और सुधा दिल्ली आ रहे हैं। शंकर भैया और नीलू उसे पहुंचाने बम्बई जाएंगे। चंदर सुधा के इलाहाबाद जाने का जिक्र किसी को भी न लिखे। यह उसके और चंदर के बीच की बात थी। खत के नीचे सुधा की कुछ लाइनें थी। चंदर, राम राम, तुमने मुझे जो साड़ी दी थी वह क्या अपनी भावी पत्नी श्रीमती के नाप की थी। वह मेरे घुटनों तक आती है। बूढ़ी होकर घिस जाऊंगी तो उसे पहना करूंगी। अच्छा स्नेह, और जो तुमसे कह आई हूँ उन बातों का ध्यान रहेगा ना। मेरी तंदुरुस्ती ठीक है। इधर मैंने गांधी जी की आत्मकथा पढ़नी शुरू की है। तुम्हारी सुधा। और हाँ, लाला जी मिठाई खिलाओ। दिल्ली में बहुत खबर है। शरणार्थी विभाग में प्रयाग के एक प्रोफेसर आने वाले हैं। कैलाश तो अब मुंबई चल दिया होगा। बम्बई के पते से उसने बधाई का एक तार भेज दिया। सुधा को एयर मेल से उसने एक खत भेजा जिसमें उसने बहुत सी मिठाइयों का चित्र बना दिया था। लेकिन वह पेशो पेश में पड़ गया। दिल्ली जाए या न जाए, वो अपने अंतर्मन से सरकारी नौकरी का विरोधी था। उसे तत्कालीन भारतीय सरकार और ब्रिटिश सरकार में ज़्यादा अंतर नहीं लगता था। फिर वह दृष्टिकोण से वह समाजवादियों के अधिक समीप था और वह सुधा से वायदा कर चुका था कि वह काम करेगा, ऊंचा बनेगा, प्रसिद्ध होगा। लेकिन पद स्वीकार कर ऊंचा बनना उसके चरित्र के विरुद्ध था। किंतु डॉक्टर शुक्ला कोशिश कर रहे थे। चंदर केंद्रीय सरकार की किसी ऊंचे पद पर आए, यह उनका सपना था। चंदर को कॉलेज की स्वच्छंद और ढीली नौकरी पसंद थी।
अंत में उसने सोचा कि पहले नौकरी स्वीकार कर लेगा, बाद में फिर कॉलेज चला जाएगा। एक दिन रात को जब वह बिजली बुझाकर किताब बंद कर सीने पर रखकर सितारों की ओर देख रहा था और सोच रहा था, अब सुधा दिल्ली लौट गई होगी। अगर दिल्ली रह गया तो बंगले में किसे टिकाया जाएगा। इतने में किसी व्यक्ति ने फाटक खोलकर बंगले में प्रवेश किया। उसे ताज्जुब हुआ कि इतनी रात को कौन आ सकता है, और वह भी साइकिल लेकर। उसने बिजली जला दी। तार वाला था। साइकिल खड़ी कर तार वाला लॉन पर चला गया और तार दे दिया। दस्तखत करके उसने लिफाफा फाड़ा। तार डॉक्टर साहब का था। लिखा था कि अगली ट्रेन से फौरन चले आओ, स्टेशन पर सरकारी कार होगी, स्लेटी रंग की। उसकी आंखों से नींद गायब हो उठी। वो उठा। अगली ट्रेन सुबह 3 बजे जाती है। 11 बजे थी। अभी 4 घंटे हैं। उसने एक अटीजे में कुछ अच्छे से अच्छे सूट रखे, किताबें रखी और माली को सहेज कर चल दिया। मोटर को स्टेशन से वापस लाने की दिक्कत होती। ड्राइवर अब था नहीं, अतः नौकर को अटीजी देकर पैदल चल दिया। राह में सिनेमा से लौटता हुआ रिक्शा मिल गया। चंदन ने सेकंड क्लास का टिकट लिया और ठाठ से चला। कानपुर में उसने सादी चाय पी और इटावा में रेस्टोरेंट बार में जाकर खाना खाया। उसके बगल में मारवाड़ी दंपति बैठे थे जो सेकंड क्लास का किराया खर्च करके प्रायश्चित स्वरूप 1 आने की पकौड़ी और 2 आने की दाल मोठ से उधर पूर्ति कर रहे थे। हाथरस स्टेशन पर एक मज़ेदार घटना घटी। हाथरस में छोटी और बड़ी लाइनें क्रॉस करती है। छोटी लाइन ऊपर पुल पर खड़ी होती है। स्टेशन के पास जब ट्रेन धीमी हुई तो सेठ जी सो रहे थे। सेठानी ने बाहर जाकर देखा और निसंकोच उनके पृथुल उदर पर प्रहार करके कहा, हो देखो, रेलगाड़ी के सिर पर रेलगाड़ी। सेठ एकदम चौंक कर जागे और उछलकर बोले, बाप रे बाप, उलट गई रेलगाड़ी, जल्दी सामान उतार, लुट गए रामा, ये जंगल है, कहते थे जीवन न ले चल। चंदर खिलखिलाकर हंस पड़ा। सेठ जी ने परिस्थिति समझी और चुपचाप बैठ गए। चंदर करवट बदलकर फिर पढ़ने लगा। इतने में ऊपर की गाड़ी से उतरकर कोई औरत हाथ में एक गठरी लिए आई और अंदर ज्यों ही घुसी की मारवाड़ी बोला, बुड्ढी यो सेकंड क्लास है, हुई सेकंड थर्ड तो सब गोविंद की माया है बच्चा। चंदर का मुंह दूसरी ओर था, लेकिन उसने सोचा, गोविंद जी की माया का वर्णन और विश्लेषण करते हुए रेल के डिब्बों के वर्गीकरण को भी माया जाल बताना शायद भागवतकार की दिव्य दृष्टि से संभव होगा। लेकिन यह भी मारवाड़ी कोई सुधा तो था नहीं कि वैष्णव साहित्य और गोविंद जी की माया का भक्त होता। जब उसने कहा, गार्ड साहब को बुलाऊं, तो बुढ़िया गरज उठी, बस चल हुओं से, गार्ड का तोर दमाद लगत है, जौन बुलाई है मोटका का। चंदर हंस पड़ा। कम से कम गाली की नवीनता पर दूसरी बात, गाड़ी उस समय वज्र क्षेत्र में थी। वहां यह अवधि का सफल वक्ता कौन है? उसने घूमकर देखा। एक बुढ़िया थी, सिर मुड़ाए। उसने कहीं देखा है इसे। कहाँ जाओगी माई? कानपुर जावे। लेकिन यह गाड़ी तो दिल्ली जाएगी। क्यों हूँ बोलियो टप्पू से, हम ऐसे धमकावे में न आयत, ई कानपुर जाइए। उसने हाथ नचाकर चंदर से कहा और फिर जाने क्यों रुक गई और चंदर की ओर देखने लगी। फिर बोली, अरे चंदर बेटवा, कहाँ से आवत हो तू? ओ बुआ जी है। सिर मुड़ा लिया तो पहचान में ही नहीं आती। चंदर ने फौरन उठकर पांव छुए। बुआ जी वृंदावन से आ रही थी। वह बैठ गई। बोली, ऊ नटी निटिया मर गई कि अभिन है? कौन? ओही बिनती। मरेगी क्यों भैया? सुकुल तो हमार कुल डुबो देहिन, लेकिन जैसी ऊ हमारी बिटिया के मड़वा तेरे से उठाए लिहिन, वैसे भगवान चाही तो ऊह का लड़की भी से समझी। चंदर कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद खुद बड़बड़ाती हुई बुआ जी बोली, अब हमें का करे को है? हम सब मोह माया त्याग दिया, लेकिन हमरे त्याग में कुछो समर्थ है तो सुकुल को बदला मिले। कानपुर की गाड़ी आई तो चंदर खुद उन्हें बिठाल आया। विचित्र थी बुआ जी, बेचारी कभी समझ ही नहीं पाई कि बिनती को उठाकर डॉक्टर साहब ने उपकार दिया या अपकार। और मजा तो यह है कि एक ही वाक्य के पूर्वाध्य में माया मोह से विरक्त की घोषणा और उत्तराध्य में दुर्वासा का शाप। हिंदुस्तान के सिवा ऐसे नमूने कहीं भी मिलने मुश्किल है।
इतने में चंदर की गाड़ी ने सीटी दी। वह भागा। बुआ जी ने चंदर का ख्याल छोड़कर अपने बगल के मुसाफिर से लड़ना शुरू कर दिया। वह दिल्ली पहुंचा। 2-3 साल पहले ही वह दिल्ली आया था, लेकिन अब दिल्ली स्टेशन की हलचल ही दूसरी थी। गाड़ी घंटा भर लेट थी। 9 बज चुके थे। अगर मोटर न मिलती तो भी इतनी मशहूर सड़क पर डॉक्टर साहब का बंगला था कि चंदर को विशेष दिक्कत न होती। लेकिन ज्यों ही वह प्लेटफॉर्म से बाहर निकला तो उसने देखा कि जहां मरकरी की बड़ी सर्च लाइट लगी है, ठीक उसी के नीचे सलेटी रंग की शानदार कार खड़ी थी, जिसके आगे पीछे क्राउन लगा था और सामने तिरंगा। आगे लाल वर्दी पहने एक खानसामा बैठा था और पीछे एक सिख ड्राइवर खड़ा है। चंदर का सूट चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन इस स्थान के लायक तो नहीं ही था। फिर भी वह बड़े रौब से गया और ड्राइवर से बोला, यह किसकी मोटर है? सरकारी गड्डी है जी। सिख ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। क्या यह डॉक्टर शुक्ला ने भेजी है? जी हाँ हुजूरा। एकदम उसका स्वर बदल गया। आप ही उनके लड़के हैं, चंदर बहादुर साहब। उसने उतर कर सलाम किया। दरवाजा खोला। चंदर बैठ गया। कुली को एक अटेजी के लिए एक अठन्नी दी। मोटर चल दी। चंदर बहुत उदार विचारों का था, लेकिन आज तक वह डॉक्टर साहब की 19वीं सदी वाली पुरानी कार पर ही चढ़ा था। इस राज मुकुट और राष्ट्रीय ध्वज से सुशोभित मोटर पर खानसामे के साथ चढ़ने का उसका पहला ही मौका था। उसे लगा जैसे इस समय तिरंगे का गौरव और महान ब्रिटिश साम्राज्य के इस क्राउन का शासन दब्या उसके मन को उड़ाए लिए जा रहा है। चंदर तन कर बैठा, लेकिन थोड़ी देर बाद स्वयं उसे अपने मन पर हंसी आ गई। फिर वह सोचने लगा कि जिन लोगों के हाथ में आज शासन सत्ता है, मोटरों और खानसामों ने उनके हृदयों को इस तरह बदल दिया है, वे भी तो बेचारे आदमी हैं। इतने दिनों से प्रभुता के प्यासे बेकार हम लोग उन्हें गाली देते हैं। फिर चंदर उन लोगों का ख्याल करके हंस पड़ा। दिल्ली में इलाहाबाद की अपेक्षा कम गर्मी थी। कार एक बंगले के अंदर मुड़ी और पोर्टिको में रुक गई। बंगला नए सादे अमेरिकन ढंग से बना हुआ था। खानसामे ने उतरकर दरवाजा खोला। चंदर उठ पड़ा। ड्राइवर ने हॉर्न दिया। दरवाजा खुला और बिनती निकली। उसका मुंह सूखा हुआ था, बाल अस्त व्यस्त थे और आंखें जैसे रो रो कर सूज गई थी। चंदर का दिल धक से हो गया। राह भर के सुनहरे सपने टूट गए। क्या बात है बिनती, अच्छी तो हो? चंदर ने पूछा। आओ चंदर, बिनती ने कहा और अंदर आते ही दरवाजा बंद कर दिया। चंदर की बाह पकड़कर सिसक सिसक कर रो पड़ी। चंदर घबरा गया। क्या बात है? बताओ ना, डॉक्टर साहब कहाँ है? अंदर है। तब क्या हुआ? तुम इतनी दुखी क्यों हो? चंदर ने बिनती के सिर पर हाथ रखकर कहा। उसे लगा जैसे इस समय समस्त वातावरण पर किसी बड़े भयानक मृत्युदूत के पंखों की काली छाया है। क्या बात है? बताती क्यों नहीं? बिनती बड़ी मुश्किल से बोली। दीदी, दीदी, सुधा दीदी। चंदर को लगा जैसे उस पर बिजली टूट पड़ी। क्या हुआ सुधा को? बिनती कुछ नहीं बोली। उसे ऊपर ले गई और कमरे के पास जाकर बोली, उसी में है दीदी। कमरे के अंदर की रोशनी उदास, फीकी और बीमार थी। एक नर्स सफ़ेद पोशाक पहने पलंग के सिरहाने खड़ी थी और कुर्सी पर सिर झुकाए डॉक्टर साहब बैठे थे। पलंग पर चादर ओढ़े सुधा पड़ी थी। नर्स सामने थी, अतः सुधा का चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा था। चंदर के भीतर पांव रखते ही नर्स ने आंख के इशारे में कहा, बाहर जाइए। चंदर ठिठक कर खड़ा हो गया। डॉक्टर साहब ने देखा और वे भी उठकर चले आए। क्या हुआ सुधा को? चंदर ने बहुत व्याकुल, बहुत कातर स्वर में पूछा। डॉक्टर साहब कुछ नहीं बोले। चुपचाप चंदर की कंधे पे हाथ रखी हुई अपने कमरे में आए और बहुत भारी स्वर में बोले, हमारी बिटिया गई चंदर, और आंसू छलक आए। क्या हुआ उसे? चंदर ने फिर उतने ही दुखी स्वर में पूछा। डॉक्टर साहब क्षण भर पथराई आंखों से चंदर की ओर देखती रही, फिर सिर झुकाकर बोली, अबॉर्शन। थोड़ी देर बाद सिर उठाकर व्याकुल की तरह चंदर का कंधा पकड़कर बोले, चंदर, किसी तरह बचाओ सुधा को। क्या करें कुछ समझ में नहीं आता। अब बचेगी नहीं। परसों से होश नहीं आया। जाओ कपड़े बदलो, खाना खा लो, रात भर जागरण होगा। लेकिन चंदर उठा नहीं, कुर्सी पर सिर झुकाए बैठा रहा। सहसा नर्स आकर बोली, ब्लीडिंग फिर से शुरू हो गई और नाड़ी डूब रही है। डॉक्टर को बुलाइए फौरन।
और वो लौट गई। डॉक्टर साहब उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में बड़ी निराशा थी। बड़ी उदासी से बोले, जा रहा हूँ चंदर, अभी आता हूँ। चंदर ने देखा कार बड़ी तेजी से जा रही है। बिनती आकर बोली, खाना खा लो चंद्रा। चंदर ने सुना ही नहीं। क्या हुआ बिनती? उसने घबराई आवाज में पूछा। कुछ समझ में नहीं आता। उस दिन सुबह जीजा जी गए। दोपहर में पापा ऑफिस गए थे। मैं सो रही थी। सहसा जीजी चीखी। मैं जागी तो देखा दीदी बेहोश पड़ी है। मैंने जल्दी से फ़ोन किया। पापा आए, डॉक्टर आए। उसके बाद से पापा और नर्स के अलावा किसी को नहीं जाने देते दीदी के पास, मुझे भी नहीं। और बिनती रो पड़ी। चंदर कुछ नहीं बोला। चुपचाप पत्थर की मूर्ति सा कुर्सी पर बैठा रहा। खिड़की से बाहर की ओर देख रहा था। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब वापस आए। उनके साथ 3 डॉक्टर थे, एक नर्स। डॉक्टरों ने करीब 10 मिनट तक देखा, फिर अलग कमरे में जाकर सलाह करने लगे। जब लौटे तो डॉक्टर साहब ने बहुत विवाल होकर कहा, क्या उम्मीद है? घबराए मत, घबराए मत। अब तो जब तक अंदरूनी सब साफ नहीं हो जाएगा तब तक खून जाएगा। नब्ज के लिए और होश के लिए एक इंजेक्शन देते हैं अभी। इंजेक्शन देने के बाद डॉक्टर चले गए। पापा वहीं जाकर बैठ गई। बिनती और चंदर चुपचाप बैठे रहे। करीब 5 मिनट के बाद सुधा ने भयंकर स्वर में कहराना शुरू किया, उन कहारों में जैसे उनका कलेजा उल्टा आता हो। डॉक्टर साहब उठकर यहाँ चले आई और चंदर से बोले, वही मेड ब्लीडिंग ब्लीडिंग और कुर्सी पर सिर झुकाकर बैठ गई। बगल के कमरे में सुधा की दर्दनाक कराह उठती थी और सन्नाटे में छटपटाने लगती थी। अगर आपने किसी जिंदा मुर्गी के पंख और पूंछ नोचे जाते हुए देखा तो तभी आप उसका अनुमान कर सकते हैं, उस भयानकता का जो उन कराहों में थी। थोड़ी देर बाद कराहें बंद हो गई। फिर सहसा इस बुरी तरह से सुधा चीखी जैसे गाय डकार रही हो। पापा उठकर भागे। वह भयंकर चीख उठी और सन्नाटे से मंडराने लगी। बिनती रो रही थी। चंदर का चेहरा पीला पड़ गया था और पसीने से तर हो गया था वह। पापा लौटकर आए। हम लोग देख सकते हैं? चंदर ने पूछा। अभी नहीं, अब ब्लीडिंग खत्म है। नर्स अभी कपड़े बदल दे तो चलेंगे। थोड़ी देर में तीनों गए और जाकर खड़े हो गई। जब चंदर ने सुधा को देखा, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, जैसे जाड़े के दिनों में थोड़ी देर पानी में रहने के बाद उंगलियां का रंग रक्तविहीन श्वेत हो जाता है। गालों की हड्डियां निकल आई थी और होंठ काले पड़ गए थे। पलकों के चारों ओर कालापन गहरा हुआ था और आंखें जैसी बाहर निकली पड़ती थी। खून इतना अधिक गया था कि लगता था बदन पर चमड़ी की एक हल्की झिल्ली मर दी गई हो। यहाँ तक कि भीतर की हड्डी के उतार चढ़ाव तक स्पष्ट दिख रहे थे। चंदन ने डरते डरते माथे पर हाथ रखा। सुधा के होंठों में कुछ हरकत हुई। उसने मुंह खोल दिया और आंखें बंद किए हुए उसने करवट बदली। फिर कराही और सिर से पेट तक उसका बदन कांप उठा। नर्स ने नाड़ी देखी और कहा, अब ठीक है, कमजोरी बहुत है। थोड़ी देर बाद पसीना निकलना शुरू हुआ। पसीना पहुँचते पहुँचते 1 बज गया। बिनती बोली डॉक्टर साहब से, मामा जी अब आप सो जाइए, चंदर देख लेंगे, आज नर्स है ही। डॉक्टर साहब की आंखें लाल हो रही थी। सबके कहने पे वो अपनी सीट पर लेट रहे। नर्स बोली, मैं बाहर आराम कुर्सी पर थोड़ा बैठ लूँ, कोई ज़रूरत हो तो बुला लेना। चंदर जाकर सुधा के सिरहाने बैठ गया। बिनती बोली, तुम थके हुए आए हो, चलो तुम भी सो जाओ, मैं देख रही हूँ। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठा रहा। बिनती ने सभी खिड़कियाँ खोल दी और चंदर के पास ही बैठ गई। सुधा सो रही थी चुपचाप। थोड़ी देर बाद बिनती उठी, घड़ी देखी, मुंह खोलकर दवा दी। सहसा डॉक्टर साहब घबराए हुए से आई। क्या बात है? सुधा क्यों चीखी? कुछ नहीं, सुधा तो सो रही है चुपचाप, बिनती बोली। अच्छा, मुझे नींद में लगा कि वह चीखी है। फिर वह खड़े खड़े सुधा का माथा सहलाते रहे और फिर लौट गए। नर्स अंदर थी। बिनती चंदर को बाहर ले आई और बोली, देखो तुम कल जीजा जी को एक तार दे देना। लेकिन अब वो होंगे कहाँ? विजगापट्टनम या कोलंबो में जहाजी कंपनी के पत्ते से दिलवा देना तार। दोनों फिर जाकर सुधा के पास बैठ गई। नर्स बाहर सो रही थी। 3:30 बज गए थे। ठंडी हवा चल रही थी। बिनती चंदर के कंधे पर सिर रखकर सो गई। सहसा सुधा के होंठ हिले और उनसे कुछ अस्फुट स्वर में कहा। चंदर ने सुधा के माथे पे हाथ रखा। माथा सहसा जलने लगा था। चंदर घबरा उठा। उसने नर्स को जगाया। नर्स ने बगल में थर्मामीटर लगाया।
तापक्रम 105 था। सारा बदन जल रहा था और रह रहकर वह कांप उठती थी। चंदन ने फिर घबराकर नर्स की ओर देखा। घबराए मत, डॉक्टर अभी आएगा। लेकिन थोड़ी देर में हालत और बिगड़ गई और फिर उसी तरह दर्दनाक कराह सुबह की हवा से सिर पटकने लगी। नर्स ने इन लोगों को बाहर भेज दिया और बदन अगोचने लगी। थोड़ी देर में सुधा ने चीख कर पुकारा, पापा। इतनी भयानक आवाज थी कि जैसे सुधा को नरक के दूध पकड़े ले जा रहे हो। पापा गई। सुधा का चेहरा लाल था और वह हाथ पटक रही थी। पापा को देखते ही बोली, पापा चंदर को इलाहाबाद से बुलवा दो। चंदर आ गया बेटा, अभी बुलाते हैं। ज्यों ही पापा ने माथे पे हाथ रखा कि सुधा चीख उठी, तुम पापा नहीं हो। तुम कौन हो तुम? दूर हटो, छुओ मत। अरे बिनती। डॉक्टर शुक्ला ने नर्स की ओर देखा। नर्स बोली। सुधा ने फिर करवट बदली और नर्स की ओर देखकर बोली, कौन? गेसु आओ बैठो। चंदर नहा रहा है, अभी बुलाती हूँ। अरे चंदर। और फिर हाँफने लगी। आंखें बंद कर ली और रोकर बोली, पापा तुम कहाँ चले गए? नर्स ने चंदर और बिनती को बुलाया। बिनती पास जाकर खड़ी हो गई। आंसू पोंछकर बोली, दीदी हम आ गए। और सुधा की बाह पर हाथ रख दिया। सुधा ने आंखें नहीं खोली। बिनती के हाथ पर हाथ रखकर बोली, बिनती पापा कहाँ गए हैं? खड़े तो हैं मामा जी। झूठ मत बोल कमबख्त। अच्छा ले, शरबत तैयार है। जा, चंदर स्टडी रूम में पढ़ रहा है, बुला ला जा। बिनती फपक फपक कर रो पड़ी। रोती क्यों है? सुधा ने कराह कर कहा, मैं जाऊंगी तो चंदर को तेरे पास छोड़ जाऊंगी। जा, चंदर को बुला ला। नहीं, बर्फ घुल जाएगी। शरबत छान लिया है। चंदर आगे गया। रुदे गले से आंसू पीते हुए बोला, सुधा आंखें खोलो, हम आ गए सुधी। डॉक्टर साहब कुर्सी पर पड़े सिसक रहे थे। सुधा ने आंखें खोली और चंदर को देखते ही फिर बहुत जोर से चीखी, तुम ऑस्ट्रेलिया से लौट आए? झूठे, तुम चंदर हो? क्या मैं तुम्हें पहचानती नहीं? अब क्या चाहिए? इतना कहा, तुमसे हाथ जोड़ा, मेरी क्या हालत है। लेकिन तुम्हें क्या? जाओ वहाँ से, वरना मैं अभी सिर पटक दूंगी। और सुधा ने सिर पटक दिया। नहीं गई। नर्स ने इशारा किया। चंदर कमरे के बाहर आया और कुर्सी पर सिर झुकाकर बैठ गया। सुधा ने आंखें खोली और फटी फटी आंखों चारों ओर देखने लगी। फिर नर्स से बोली, केसु तुम बहुत बहादुर हो। तुमने अपने को बेचा नहीं, अपने पैर पे खड़ी हो, किसी के आश्रय में नहीं हो। कोई खाना कपड़ा देकर तुम्हें खरीद नहीं सकता। केसु बिनती कहाँ गई? मैं खड़ी हूँ दीदी। अच्छा पापा कहाँ हैं? सुधा ने कराह कर पूछा। डॉक्टर साहब उठकर आ गए। बड़े दुलार से सुधा के माथे पे हाथ रखकर बोले। सुधा रो पड़ी। कहाँ थे पापा अभी तक तुम? हमने कितना पुकारा, तुम न बोले न चंदर बोला। हमें तो डर लग रहा था, इतना सोना था। जाओ, महराजी ने रोटी सेक ली, खा लो। हाँ, ऐसे बैठ जाओ। लो पापा, हमने नाट खटाई बनाई। डॉक्टर शुक्ला रोते हुए चले गई। बिनती ने चंदर को बुलाया। देखा, चंदर कुर्सी पर हथेली में मुंह छिपाए बैठा था। बिनती गई और चंदर के कंधे पे हाथ रखा। चंदर ने देखा और सिर झुका लिया। चलो चंदर, दीदी फिर बेहोश हो गई। इतने में नर्स बोली, वह फिर होश में आई है, आप लोग वहीं चलिए। सुधा ने आंखें खोल दी थी। चंदर को देखते ही बोली, चंदर आओ। कोई मास्टर ठीक किया तुमने? जो कुछ पढ़ा था वह भूल रही हूँ। अब इम्तिहान में पास नहीं होंगी। डेलीरियम अब भी है। नर्स बोली। सहसा सुधा ने चंदर का हाथ छोड़ दिया और झट से हथेलियां आंखों पर रख ली और बोली, ये कौन आ गया? यह चंदर नहीं है, चंदर नहीं है। चंदर होता तो मुझे डांटता, क्यों बीमार पड़ी? अब बताओ मैं चंदर को क्या जवाब दूंगी? चंदर को बुला दो। गेसु जिंदगी में दुश्मनी निभाई, अब मौत में तो न निभाए। उफा, मरीज के पास इतने आदमी तभी डेलीरियम होता है। सहसा डॉक्टर ने प्रवेश किया। कोई दूसरा डॉक्टर था, अंग्रेज था। बिनती और चंदर बाहर चले आए। बिनती बोली, ये सिविल सर्जन है। उसने खून मंगवाया। देखा, फिर डॉक्टर शुक्ला को भी हटा दिया। फिर नर्स रह गई। थोड़ी देर बाद वह निकला तो उसका चेहरा स्याह था। क्या यह प्रेगनेंसी पहली मर्तबा थी? जी हाँ। डॉक्टर ने सिर हिलाया और कहा, अब मामला हाथ से बाहर है, इंजेक्शन लगेंगे, अस्पताल ले चलिए। डॉक्टर शुक्ला, मवाद आ रहा है, कल तक सारे बदन में फैल जाएगा। किस बेवकूफ़ डॉक्टर ने देखा था? चंदन ने फ़ोन किया। एम्बुलेंस कार आ गई। सुधा को उठाया गया। दिन बड़ी ही चिंता में बीता। 3-3 घंटे पर इंजेक्शन लग रहे थे। दोपहर को 2 बजे इंजेक्शन खत्म कर डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और बोला, कुछ उम्मीद है?
अगर 12 घंटे तक हार्ट ठीक रहा तो मैं आपकी लड़की आपको वापस दूंगा। बड़ा भयानक दिन था। बहुत ऊंची छत का कमरा, दलानों में टाट के पर्दे पड़े थे और बाहर गर्मी के भयानक लहलहून करती हुई दवानों की तरह मुंह फाई दौड़ रही थी। डॉक्टर साहब सिरहाने बैठे थे, पथरीली निगाहों से सुधा के पीले मृतप्राय चेहरे की ओर देखते हुए बिनती और चंदर बिना कुछ खाए पिए चुपचाप बैठे थे। रह रहकर बिनती सिसक उठती थी, लेकिन चंदर ने मन पर पत्थर रख लिया था। वह एकटक एक ओर देख रहा था। कमरे में वातावरण शांत था। रह रहकर बिनती की सिसकियां, पापा के निश्वासें तथा घड़ी की निरंतर टिक टिक सुनाई पड़ रही थी। चंदर का हाथ बिनती की गोद में था। एक मूक संवेदना ने बिनती को संभाल रखा था। चंदर कभी बिनती की ओर देखता, कभी घड़ी की ओर, सुधा की ओर नहीं देख पाता था। दुख अपनी पूरी चोट करने के वक्त अक्सर आदमी की आत्मा और मन को क्लोरोफार्म सूंघा देता है। चंदर कुछ भी नहीं सोच पा रहा था। संज्ञाहत, नीरव, निश्चेष्ट। घड़ी की सुई अविराम गति से चल रही थी। सर्जन कई दफे आए। नर्स ने आकर टेम्परेचर लिया। रात को 11 बजे टेम्परेचर उतरने लगा। डॉक्टर शुक्ला की आंखें चमक उठी। ठीक 12:05 पर सुधा ने आंखें खोल दी। चंदन ने बिनती के हाथ मारी खुशी से दबा दिया। बिनती कहाँ है? बड़े छींट स्वर में पूछा। सुधा ने आंख घुमाकर देखा। पापा को देखते ही मुस्कुरा पड़ी। आहा, चंदर तुम आ गए। हमारे लिए क्या लाए? पगली कहीं की। मारी खुशी के चंदर का गला भर आया। बिनती और चंदर उठकर आ गए। लेकिन तुम इतनी देर में क्यों आए चंदर? चलो चलो, झूठ बोलना तो तुम्हारा धर्म बन गया। कल रात को आ गए होते तो अभी तक हम अच्छे भी हो गए होते। कल रात को ही आ गए थे हम। सर्जन आया, बात मत करो। सर्जन आया, बात मत करो, उसने कहा। उसने एक मिक्सर दिया, फिर आला लगा कर देखा और डॉक्टर शुक्ला को अलग ले जाकर कहा, अभी 2 घंटे और खतरा है, लेकिन परेशान मत होइए। अब 70% आशा है। मरीज जो कहे उसमें बाधा मत कीजिएगा। उसे जरा भी परेशानी न हो। सुधा ने चंदर को बुलाया। चंदर, पापा से मत कहना, अब मैं बचूंगी नहीं। अब कहीं मत जाना, यहीं बैठो। छिप अगली, डॉक्टर कह रहा है अब खतरा नहीं है। चंदर ने बहुत प्यार से कहा, अभी तो तुम हमारे लिए जिंदा रहोगी ना? कोशिश तो कर रही हूँ चंदर, मौत से लड़ रही हूँ चंदर। उन्हें तार दे दो, पता नहीं देख पाऊंगी या नहीं। दे दिया सुधा, चंदन ने कहा और सिर झुकाकर सोचने लगा। क्या सोच रहे हो चंदर? उन्हें इसलिए देखना चाहती हूँ कि मरने से पहले उन्हें क्षमा कर दूँ, उनसे क्षमा मांग लूँ। चंदर, तुम तकलीफ का अंदाजा नहीं कर सकते। डॉक्टर शुक्ला आए। सुधा ने कहा, पापा आज तुम्हारी गोद में लेट लें। उन्होंने सुधा का सिर गोद में रख लिया। पापा, चंदर को समझा दो, ये अब अपना ब्याह तो कर ले। हाँ पापा, हमारी भागवत मंगवा दो, शाम को मंगवा देंगे बेटी। अब 1 बज रहा है, देखा। सुधा ने कहा, बिनती यहाँ आओ। बिनती आई। सुधा ने उसका माथा चूमकर कहा, रानी, जो कुछ तुझे आज तक समझाया वैसा ही करना। अच्छा, पापा तेरे जिम्मे हैं। बिनती रोकर बोली, दीदी ऐसी बातें क्यों करती हो? सुधा कुछ न बोली। गोद से हटाकर सिर तकिए पे रख दिया। जाओ पापा, अब सो जाओ तुम। सो लूँगा बेटी, जाओ, नहीं फिर हम अच्छे नहीं होंगे। जाओ। सर्जन का आदेश था कि मरीज के मन के विरुद्ध कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर शुक्ला चुपचाप उठे और बाहर बिछे पलंग पर लेट गई। सुधा ने चंदर को बुलाया। बोली, मैं झुक नहीं सकती। बिनती, यहाँ आ। हाँ, चंदर के पैर छू। अरे अपने माथे में नहीं पगली, मेरे माथे से लगा दे। मुझको झुका नहीं जाता। बिनती ने रोते हुए सुधा के माथे में चरण धूल लगा दी। रोती क्यों हो पगली? मैं मर जाऊं तो चंदर तो है ही। अब चंदर तुझे कभी नहीं रुलाएंगे, चाहे पूछ लो। इधर आओ चंद, बैठ जाओ। अपना हाथ मेरे होंठों पे रख दो। ऐसे अगर मैं मर जाऊं तो रोना मत। चंद्रा, तुम ऊंचे बनोगे तो मुझे बहुत चैन मिलेगा। मैं जो कुछ नहीं पा सकी वह शायद तुम्हारे ही माध्यम से मिलेगा मुझे। और देखो, पापा को अकेले दिल्ली में न छोड़ना। लेकिन मैं मरूंगी नहीं। चंदर, यो नरक भोग कर भी तुम्हें प्यार करूंगी। मैं मरना नहीं चाहती। जाने फिर कभी तुम मिलो या न मिलो। चंदर, उफ, कितनी तकलीफ है। चंद, हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा था। अरे हटो चंदर। सहसा सुधा की आंखों में फिर अंधेरा छा गया। भागो। चंदर, तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? चंदर घबरा कर उठ गया। पीछे कोई नहीं था।
अरे चंदर, तुम्हें पकड़ रहा है चंदर, तुम मेरे पास आओ। अरे चंदर, तुम्हें पकड़ रहा है चंदर, तुम मेरे पास आओ। सुधा ने चंदर का हाथ पकड़ लिया। बिंती भागकर डॉक्टर साहब को बुलाने गई। नर्स भी भागकर आई। सुधा चीख रही थी, तुम हो कौन? चंदर को नहीं ले जा सकते? मैं चल रही हूँ चंदर, मैं जाती हूँ, इसके साथ घबराना मत, मैं अभी आती हूँ। तुम तब तक चाय पी लो। नहीं, मैं तुम्हें उस नरक में नहीं जाने दूंगी। मैं जा तो रही हूँ बिंती, मेरी चप्पल ले आ। अरे पापा कहाँ हैं पापा? और सुधा का सिर चंदर की बाह में लुढ़क गया। बिंती ने नर्स को संभाला और डॉक्टर शुक्ला पागल की तरह सर्जन के बंगले की ओर दौड़े। घंटी ने टन टन 2 बजाई। जब एम्बुलेंस कार पर सुधा का शव बंगले पहुंचा तो शंकर बाबू आ गए थे बहू को विदा कराने। जिंदगी का यंत्रणा चक्र एक वृत्त पूरा कर चुका था। सितारे एक क्षितिज से उठकर आसमान पार कर दूसरे क्षितिज पर पहुंच चुके थे। साल 1.5 साल पहले सहसा जिंदगी की लहरों में उथल पुथल मच गई थी और विक्षुब्ध महासागर की तरह भूखी लहरों की बाहें पसार कर वो किसी को दबोच लेने के लिए हुंकार उठी थी। अपनी भयानक लहरों के शिकंजे में सभी को झंझोर कर, सभी के विश्वासों और भावनाओं को चकनाचूर कर, अंत में सबसे प्यारे, सबसे मासूम और सबके सुकुमार व्यक्ति को निगलकर अब धरातल शांत हो गया। तूफान थम गया था। बादल खुल गए थे और सितारे फिर आसमान के घोंसलों से भयभीत विघन शावकों की तरह झोंक रहे थे। डॉक्टर शुक्ला छुट्टी लेकर प्रयाग चले आए थे। उन्होंने पूजा पाठ छोड़ दिया था। उन्हें कभी किसी ने गाते हुए नहीं सुना था। अब वह सुबह उठकर लॉन पर टहलते और एक भजन गाते थे। बिंती जो इतनी सुंदर थी अब केवल खामोश पीड़ा और अवशेष स्मृति की छाया मात्र थी। चंदर शांत था, पत्थर हो गया था, लेकिन उसके माथे का तेज बुझ गया था। वह बूढ़ा सा लगने लगा था और यह सब केवल 15 दिनों में। जेठ दशहरे के दिन डॉक्टर साहब बोले, चंदर आज जाओ उसके फूल छोड़ आओ, लेकिन देखो शाम को जाना जब वहाँ भीड़ भाड़ न हो। अच्छा, और चुपचाप टहलकर गुनगुनाने लगी। शाम को चंदर चला तो बिंती भी चुपचाप साथ हो ली। न बिंती ने आग्रह किया न चंदर ने स्वीकृति दी। दोनों खामोश चल दिए। कार पर चंदर ने बिंती की गोद में गठरी रख दी। त्रिवेणी पर कार रुक गई। हल्की चांदनी मेले कफन की तरह लहरों की लाश पर पड़ी हुई थी। दिन भर कमाकर मल्लाह थककर सो रहे थे। एक बूढ़ा बैठा चिलम पी रहा था। चुपचाप उसकी नाव पर चंदर बैठ गया। बिंती उसकी बगल में बैठ गई। दोनों खामोश थे। सिर्फ पतवारों की छप छप सुन पड़ती थी। मल्लाह ने दख्त के पास नाव बांध दी और बोला, नहा ले बाबू। वह समझता था बाबू सिर्फ घूमने आए हैं, जाओ। वह दूर तखों की कतार के उस छोर पर जाकर खो गया। फिर दूर दूर कर फैला संगम और सन्नाटा। चंदर सिर झुकाए बैठा था। बिंती सिर झुकाए बैठी रही। थोड़ी देर बाद बिंती सिसक पड़ी। चंदर ने सिर उठाया और फौलादी हाथों से बिंती का कंधा झंझोर कर बोला, बिंती यदि रोई तो यहीं फेंक देंगे उठाकर, कमबख्त अभागिनी। बिंती चुप हो गई। चंदर चुपचाप बैठा तख्त के नीचे से गुजरती हुई लहरों को देखता रहा। थोड़ी देर बाद उसने गठरी खोली, फिर रुक गया। शायद फेंकने का साहस नहीं हो रहा था। बिंती ने पीछे से आकर एक मुट्ठी राख उठा ली और अपने आंचल में बांधने लगी। चंदर ने चुपचाप उसकी ओर देखा। फिर झपक कर उसने बिंती का आंचल पकड़कर राख छीन ली और घुराता हुआ बोला, बदतमीज कहीं की, राख ले जाएगी अभागी। और झट से कपड़े सहित राख फेंक दी और आग्नेय दृष्टि से बिंती की ओर देखकर फिर झुका लिया। लहरों में राख एक जहरीली पनिपाई सांप की तरह लहराती हुई चली जा रही थी। बिंती चुपचाप सिसक रही थी। नहीं, चुप होगी। चंदर ने पागलों की तरह बिंती को ढकेल दिया। बिंती ने बांस पकड़ लिया और चीख पड़ी। चीख से चंदर जैसे होश में आ गया। थोड़ी देर चुपचाप रहा, फिर झुककर अंजलि में पानी लेकर मुंह धोया और बिंती के आंचल से पहुंचकर बहुत मधुर स्वर में बोला, बिंती रो मत, मेरी समझ में नहीं आता कुछ भी, रो मत। चंदर का गला भर आया और आंख में आंसू छलक आए। चुप हो जाओ रानी, मैं अब इस तरह कभी नहीं करूँगा। उठो, अब हम दोनों को निभाना है बिंती। चंदर ने तख्त पर झीना झपटी में बिखरी हुई राख चुटकी में उठाई और बिंती की मांग में भरकर मांग चूम ली। उसके होंठ राख में सन गई। सितारे टूट चुके थे। तूफान खत्म हो चुका था। नाव किनारे पर आकर लग गई थी।
मल्लाह को चुपचाप रुपये देकर बिनती का हाथ थामकर चंदर ठोस धरती पर उतर पड़ा। मुर्दा चांदनी में दोनों छायाएं मिलती जुलती हुई चल दी। गंगा की लहरों में बहता हुआ राख सांप का टूट फूट कर बिखर चुका था और नदी फिर उसी तरह बहने लगी थी जैसे कभी कुछ हुआ ही न हो। गुनाहों का देवता हमारी ये कहानी इसी भाग में समाप्त होती है। आगे भी ऐसी ही कहानी पढ़ने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।